हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग हमारे फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैटर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, उसका लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था, हमने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा था और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। टर्मिनल वेलोसिटी क्या था, एक बार मैं बस रिवाइज करवा देता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी था कि किसी भी स्फेरिकल बॉल को अगर मैं किसी भी लिक्विड में इमर्ज करा रहा हूँ तो वो क्या करेगा, वो इनिशियली आपका एक एक्सलेरेशन के साथ नीचे के तरफ मूव करेगा, राइट। उसके पास एक एक्सलेरेशन होगा, लेकिन धीरे 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 कुछ समय के बाद क्या होगा कि उस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होगा, अगर मैं उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स बोलता हूं, नेट फोर्स दैट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं कि इस बॉडी के ऊपर लगने वाला कौन कौन सा फोर्स था। सबसे पहले ऊपर की तरफ लग रहा था आपका बॉयंट फोर्स, तो ये हो गया आपका बॉयंट फोर्स। उसके बाद उसके ऊपर लग रहा था विस्कस फोर्स, जिसको हम लोग ड्रैग फोर्स भी बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके नीचे की तरफ लग रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बॉयंट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे देखो एरो से दिखाया गया है। उसके बाद ड्रैग फोर्स किधर लग रहा है, ये भी लग रहा है सर ऊपर की तरफ। और अब उसका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, जो कि उसका वेट है, वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो अगर नेट फोर्स हमारा जीरो हो गया तो बॉडी क्या करेगा सर, बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करने वाला है, ठीक है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करने वाला है और उस वेलोसिटी का नाम था टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। चलो, तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे इस लेक्चर को प्रोसीड करेंगे विद द सेम टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो देखो कभी भी अगर विस्कोसिटी दिमाग में आ रहा है ना, इसका मतलब कि वो लिक्विड के ऊपर भी एक्ट होगा और गैस के ऊपर भी एक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेशर का क्या असर है, ठीक है, विस्कोसिटी के ऊपर। तो ध्यान से इसको नोट करना, ठीक है, अच्छे से इसको नोट करके लिखना। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि फॉर लिक्विड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द विस्कोसिटी इज वेरी स्मॉल, मतलब कि बोल सकते हैं हम लोग कि लिक्विड के लिए जो प्रेशर का इफेक्ट है वो काफी ज्यादा नहीं होता है। लेकिन गैसेस के केस में, ठीक है, गैसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर फॉर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, बट एट वेरी लो प्रेशर द विस्कोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद फॉल ऑफ द प्रेशर। मतलब कि अगर हमारा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो हमारा विस्कोसिटी क्या होगा, हमारा विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगा। लेकिन ये कंडीशन कब होगा, ध्यान से इसको नोट करना, ये कंडीशन होगा एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, काफी लो प्रेशर में ये कंडीशन हमारा वैलिड होगा कि विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद फॉल ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसको नोट करना अच्छे से, ठीक है, कि गैसेस के केस में हमारा विस्कोसिटी जो होगा डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज ऑफ विद द डिक्रीज ऑफ प्रेशर। ओके, और ये कब होगा, जब आपका प्रेशर काफी लो हो। अगर मैं टेम्परेचर वाले केस में जाऊं तो फॉर लिक्विड विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, विस्कोसिटी आपका डिक्रीज होने वाला है। लेकिन गैसेस के केस में विस्कोसिटी आपका इंक्रीज होगा अगर हम लोग टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा ना कि जो लिक्विड में वो बॉडी आपका जा रहा है, उस लिक्विड के बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा। मतलब कि जो ड्रैग फोर्स वो पहले अप्लाई कर रहा था, अब उतना ड्रैग फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, मतलब कि ओवरऑल विस्कोसिटी आपका डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये दोनों पॉइंट को अच्छे से आप लोग नोट करना, क्योंकि ये एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टाइप ऑफ फ्लूइड क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, आइडियल फ्लूइड क्या होता है सर, और रियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इनकॉम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड। दूसरा रियल फ्लूइड क्या होता है, कॉम्प्रेसिबल एंड विस्कस फ्लूइड्स आर योर रियल फ्लूइड्स। ठीक है, अब यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपने दो वर्ड को पे ध्यान दिया होगा आई थिंक, एक है इनकॉम्प्रेसिबल और एक है कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, इन दोनों वर्ड को अच्छे से नोट करना, आगे समझेंगे इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है। Uniform flow and non-uniform flow. Velocity at a given instant of a time is same in both magnitude and direction at all the points. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होगा, वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब कि अगर मान के चलते हैं कि हमारा लिक्विड इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो किसी भी टाइम पे किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी। तो इस तरह के फ्लो को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में ये कांस्टेंट नहीं है, तब उस फ्लो का नाम क्या देंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो।
ठीक है। तो आगे हम लोग समझेंगे ये इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगेन टाइप्स ऑफ फ्लूइड को हम लोग दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल है फ्लूइड विद वेरिएबल डेंसिटी, एंड फ्लूइड विद कांस्टेंट डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया कि अगर किसी फ्लूइड का, जैसे कि मान लो लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है, सॉरी लिक्विड बोल रहा हूँ, वाटर का डेंसिटी क्या था 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो वो थ्रू आउट द वाटर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन कभी कभी लिक्विड ऐसा होगा कि थ्रू आउट द लिक्विड जो है ना, उसका डेंसिटी आपका डिफरेंट होगा। अगर आपके किसी लिक्विड में, किसी फ्लूइड में, ठीक है, उसका डेंसिटी अगर वेरिएबल है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। अगर आपका डेंसिटी कांस्टेंट है उसको हम लोग बोलेंगे इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, राइट। चलो, अब विस्कस फ्लूइड एंड नॉन विस्कस फ्लूइड क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर प्रेजेंट एंड इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर एब्सेंट। तो विस्कस जिसमें प्रेजेंट होगा और एब्सेंट अगर उसमें होगा आपका इंटरनल फोर्सेस, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन विस्कस फ्लूइड, राइट। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि विस्कस एंड नॉन विस्कस फ्लूइड किसको बोलते हैं। सो अब देखो यहाँ पे रियल फ्लूइड क्या होगा, कॉम्प्रेसिबल, ठीक है, और विस्कस फ्लूइड आर द रियल फ्लूइड्स। लेकिन अगर आइडियल फ्लूइड के बारे में बोले कि डेंसिटी क्या होना चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए कांस्टेंट, ठीक है, और क्या होना चाहिए, इंटरनल फोर्सेस आपका एक्ट नहीं होना चाहिए, तो उस तरह के फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। बट ऐसा फ्लूइड कभी भी प्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। कोई भी फ्लूइड ले लो, उसमें वो उसका जो डेंसिटी होगा कुछ ना कुछ हद तक आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात करूं तो हर एक फ्लूइड में आपका इंटरनल फोर्सेस आपका लेकिन प्रेजेंट होगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो ओवरऑल हमारा जो डील होता है इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन रियल लाइफ, तो वो रियल फ्लूइड से ही होता है। हम लोग रियल फ्लूइड को ही प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड आई थिंक यहाँ तक एकदम क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बेस पे दो तरह का फ्लो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। टाइप्स ऑफ, अगर मैं इसको बोलूं, सो दिस इज टाइप्स ऑफ फ्लो, नॉट फ्लूइड, दिस इज टाइप ऑफ फ्लो। तो दो तरह का फ्लो पढ़ेंगे। एक फ्लो का नाम है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब मैं इसको अच्छे से रीड करूंगा और एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा, तो ध्यान से इसको देखना। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो द पाथ ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड इज ऑलवेज डायरेक्टेड along the line of motion of the fluid, and each particle of the fluid travels in exactly the same path as preceding it, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया, स्ट्रीमलाइन, अ स्ट्रीमलाइन में बी आइदर स्ट्रेट और कर्व्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्ट्रीमलाइन मोशन रिमेन्स कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, ऑल्दो इट मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के हर एक पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे अच्छे से एक एक पॉइंट वाइज डिस्कस करूँ, तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है कि पाथ ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। मान के चलते कि किसी एक पार्टिकल को अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूँ, तो इसका जो पाथ होगा ये लाइन ऑफ डायरेक्शन की अलोंग होने वाला है, राइट। एंड ईच पार्टिकल इन द फ्लूइड ट्रेवल्स इन एग्जैक्टली द सेम पाथ। तो कोई भी पाथ को, इस पाथ के अलोंग अगर मैं किसी भी पार्टिकल को ले लूँ तो वो इसी पाथ में फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको अपने पाथ को चेंज नहीं कर रहा है। मतलब कि इसके पहले वाला पार्टिकल जिस पाथ में गया, उसके बाद वाला पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करने वाला है, क्लियर। अ स्ट्रीमलाइन में बी आइदर स्ट्रेट और कर्व, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर्व दिखाया, यहाँ पे देखो दीज आर द स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड स्ट्रेट पाथ। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पाथ को देखूँ, सो दिस इज अ कर्व पाथ, राइट। अब देखो यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी क्या होगा, थ्रू आउट द आपका फ्लूइड, मतलब कि इस फ्लूइड के किसी भी एक पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज दिस पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो इन सारे पॉइंट का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी आपका क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। लेकिन अगर मैं किसी और पॉइंट में मूव करूँ, तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। मतलब कि ये पॉइंट्स पे वेलोसिटी और ये पॉइंट्स पे वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सपोज दिस इज v1 एंड दिस इज v2, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक को किसी भी पोजीशन के बारे में बात करूं, तो उस पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगा थ्रू आउट द लिक्विड, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे वो आपका सेम होने वाला है। क्लियर बताओ। तो ये जो मैंने लास्ट में मेंशन किया कि स्ट्रीमलाइन में बी आइदर अ स्ट्रेट और कर्व एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्ट्रीमलाइन मोशन रिमेन्स कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, ऑल्दो इट में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होने वाला। लेकिन अगर मैं दो अलग अलग पॉइंट के बारे में बात करूं, तो अलग अलग पॉइंट पे आपका जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी डिफरेंट। क्लियर। चलो, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। सो इफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मूविंग फ्लूइड आर कंप्लीटली इरेगुलर एंड रैंडम, जैसे कि यहाँ पे देखो कोई भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
राइट। तो अगर पाथ हमारा कंप्लीटली इरेगुलर और रैंडम है, हमें नहीं पता है कि इसके बाद वाला जो आपका पार्टिकल होने वाला किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, ठीक है, फ्लूइड का, तब उस तरह की हम लोग फ्लो को बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। लेकिन मेनली हम लोग जो डील करते हैं वो डील करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो के साथ। हमारा डील हमेशा स्ट्रीमलाइन फ्लो के साथ ही होने वाला है। अब ध्यान से समझना कि किसी भी एक टाइम पे, ठीक है, स्ट्रीमलाइन को थोड़ा सा और अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो यहाँ पे ध्यान से समझो, किसी भी एक टाइम पे अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे किसी भी एक लिक्विड का वेलोसिटी है v1, ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उस पॉइंट पे जो सेकंड पार्टिकल आने वाला है लिक्विड का, उसका भी वेलोसिटी होना चाहिए v1, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जो थर्ड पार्टिकल आने वाला है उस पॉइंट के ऊपर, उसका भी वेलोसिटी होना चाहिए v1, मतलब कि उस पॉइंट पे लिक्विड का जो वेलोसिटी होगा ना वो हमेशा v1 होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पे ये सपोज v2 है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे कभी भी अगर मैं लिक्विड के वेलोसिटी को मेजर करूंगा तो दैट इज गोइंग टू बी v2 ओनली। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? चलो, तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था हमारे प्रोफेसर ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ने, ठीक है। तो इस नाम को याद रखना है आपको, क्योंकि ये नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टेटेड दैट द मोशन ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम अ स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट मोशन एट अ सर्टेन वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे आपका क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी पे आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो चेंज हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो में, कि अगर आप किसी लिक्विड के वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस करवा दिए तो उसका मोशन जो हो जाएगा उसके बाद रैंडम हो जाएगा, राइट। ओके, तो उसके बाद इसका जो वैल्यू होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो हम लोग देखते हैं। सो इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर द फ्लूइड एट अ गिवन टेम्परेचर। तो किसी भी टेम्परेचर पे इसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा। टेम्परेचर चेंज करेंगे इसका वैल्यू भी चेंज होगा। इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द ट्यूब, जिस ट्यूब में ये फ्लो कर रहा है उसके रेडियस पे भी ये डिपेंड करता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और जिस रेडियस, जिस फ्लूइड, जिस ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं उस ट्यूब के रेडियस पे भी डिपेंड करने वाला है। क्लियर? तो ये हमने पढ़ लिया क्रिटिकल वेलोसिटी। आगे देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ना हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझते हैं। तो जैसे कि मान के चलो ये आपके पास एक कोई पाइप है जहाँ पे वाटर का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे जो पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग A1 बोलते हैं, और यहाँ पे जो पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग A2 बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आई होप आपको सबको पता होगा। ये जो एरिया आप लोग देख पा रहे हो, दिस इज एरिया A1 एंड दिस इज योर एरिया A2, राइट। अब सोचो कि इस पॉइंट पे जो मास एंटर कर रहा होगा, इस पॉइंट पे जो मास एंटर कर रहा होगा वही मास इस पॉइंट से बाहर भी आ रहा होगा, राइट। तो जितना मास यहाँ एंटर किया उतना मास यहाँ से बाहर भी आया। अब मास कैसे निकालते हैं सर? तो मास निकालने के लिए अगर मैं बोलूँ तो देखो, मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करूँ कि एक सेकेंड में यहाँ पे जितना मास एंटर किया, एक सेकेंड में उतना ही मास बाहर आ गया, ठीक है। एक सेकेंड में जितना मास एंटर किया उतना ही मास बाहर आ गया। तो ओवरऑल ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मास फ्लो रेट, मतलब कि पर सेकेंड कितना मास फ्लो हो रहा है। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हमने बोला। वॉल्यूम क्या लिखते हैं सर? वॉल्यूम लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ, राइट। एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी हो गया। अगर मैं इसी चीज़ को टाइम से डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये हो गया आपका मास बाई टाइम। अगर मैं इसी चीज़ को टाइम से डिवाइड कर दूं तब ये आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ बाई टाइम, क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। समझ में आया क्या? तो अगर हमसे पूछा जाए कि मास रेट क्या होता है, तो मास पर यूनिट टाइम, ठीक है, यूनिट टाइम में कितना मास फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मास रेट, मास फ्लो रेट। तो अगर हम लोग इस पॉइंट पे कितना मास एंटर किया अगर हम लोग वो बताए, सो दैट विल बी एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। और इस पॉइंट में कितना मास बाहर आया अगर हम लोग वो बताए, सो दैट विल बी एरिया इंटू उस पॉइंट का वेलोसिटी मान लेते हैं V1 है, सॉरी V2 है, इस पॉइंट का वेलोसिटी मान लेते हैं V1 है, सो A2
V2 एंड ρ2, तो ये ρ2 का इस पॉइंट का डेंसिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लेते हैं, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में क्या होता है, डेंसिटी थ्रू आउट द लिक्विड विल बी सेम, तो ρ1 विल बी इक्वल टू ρ2। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2। A1 इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V1 इज द वेलोसिटी एंड A2 इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड V2 इज द वेलोसिटी। ये वन पॉइंट पे एरिया इंटू वेलोसिटी एंड सेकेंड पॉइंट पे एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सपोज पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक पाइप से पानी का फ्लो हो रहा है। आपको याद होगा अगर मान लो आप इसको उंगली से दबाते हो तो पानी का स्पीड बढ़ जाता है। बताओ, ये सबने किया होगा ना कि किसी पाइप में अगर मैं पाइप को उंगली से दबाता हूं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी इज सर कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब कि जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर आना चाहिए पानी। इसका मतलब अगर आप एरिया को कम कर दोगे तो ये वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी आपका बढ़ जाएगा। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 2 × 3 ये कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 कर दूं तो इसको मुझे 6 करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए। अगर मैं 2 को 1 कर दिया तो 3 को मुझे 6 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 6 होना चाहिए, राइट। तो अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो अगर एक को घटा रहा हूं तो दूसरा को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं एरिया को घटा रहा हूं तो वेलोसिटी हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो आप सबने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर नहीं किया तो हाँ आज जाके करना क्या है, सिंपल सा पानी का फ्लो होगा, पाइप में उंगली लगाना है, एरिया को कम करना है, एरिया कम होगा वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट। एरिया इंटू एरिया 1, एरिया द पॉइंट 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द पॉइंट 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट 2। और ये तभी वैलिड होगा जब आपका लिक्विड कैसा हो, इनकॉम्प्रेसिबल हो, मतलब कि लिक्विड का डेंसिटी थ्रू आउट द लिक्विड आपका सेम होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है हमारे पास। तो बर्नौली का प्रिंसिपल क्या कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मास इज कांस्टेंट, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। तो अगर मान के चलो कि मैं थ्रू एक पाइप लेता हूँ और इस पॉइंट का प्रेशर बोलता हूँ P1 है, इस पॉइंट का हाइट अगर मैं ग्राउंड से बोलूँ तो ये हाइट हो गया हमारा Z1, ठीक है। और इस पॉइंट पे लिक्विड का जो वेलोसिटी दैट इज V1, प्रेशर बोल दिया, हाइट बोल दिया, वेलोसिटी बोल दिया। एक मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ जहाँ से लिक्विड आपका बाहर आ रहा है, तो इस पॉइंट का प्रेशर हो गया P2, इस पॉइंट से लिक्विड V2 वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, और इसका हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अगर मैं बोलूँ सो दैट इज Z2, ठीक है। ये सारा वैल्यूज हमारे पास सपोज गिवन है। तो इस पॉइंट पे इसका जो एनर्जी होगा पर यूनिट वॉल्यूम, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रेशर को हम लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखो प्रेशर क्या होता है सर, प्रेशर होता है फोर्स इनटू एरिया, सॉरी फोर्स बाय एरिया। अच्छा फोर्स क्या होता है सर, फोर्स होता है हम लोग जिसको लिख सकते हैं कि वर्क डन दैट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। ये होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो जाएगा आपका वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट फोर्स की जगह पे लिखाऊं इनटू एरिया, सो डिस्प्लेसमेंट बाय एरिया क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय एरिया हो गया सर वॉल्यूम, राइट। तो प्रेशर क्या हो गया सर, प्रेशर को हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी गुड। तो देखो पॉइंट 1 पे जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा ड्यू टू द प्रेशर, तो दैट इज P1, ठीक है। इस लिक्विड के फ्लो की वजह से इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी होगा, दैट इज बिकॉज दैट विल बी 1/2। देखो मास को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा सर, डेंसिटी आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखता तो ½ mv², ठीक है। ये v क्या वेलोसिटी है, अगर मैं इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, मास बाई वॉल्यूम तो डेंसिटी होता है। तो हम लोग पॉइंट 1 पे लिख सकते हैं, पॉइंट 1 पे हम लोग लिख सकते हैं इसका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पे 1/2 इंटू रो इंटू V², वेयर V इज द वेलोसिटी, V1 लेते हैं इसको हम लोग, प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सर, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को नोट करना। अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, मतलब दिस विल बी रो इंटू g इंटू H1, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको Z1 से दिखाया है, तो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ Z1, ठीक है। नेक्स्ट इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, इस पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी ड्यू टू प्रेशर विल बी P2 प्लस 1/2 रो V2² इज इक्वल टू रो, सॉरी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आने वाला है प्लस रो इंटू जी इंटू Z2। तो ये हो गया आपका एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द पॉइंट 2, और ये हो गया टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द पॉइंट 1, ठीक है। अब ये दोनों पे आपका ये दोनों का जो वैल्यू होने वाला है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द पॉइंट 1 एंड द पॉइंट 2 विल बी इक्वल, ठीक है।
समझ में आ रही है बात। तो पॉइंट 1 पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सर एनर्जी कौन कौन सा होगा, प्रेशर की वजह से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट 2 पे क्या होगा, अगेन प्रेशर की वजह से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी दो पॉइंट पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कौन देता है, ये देता है हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को अच्छे से याद रखना और अच्छे से इसको नोट करना कि प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम किन दो पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और किस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रेशर को एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी लिया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी लिया, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग प्रेशर के बारे में बोले तो प्रेशर इज ऑलरेडी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो सिंपली प्रेशर प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी इंटू एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। और इसी प्रिंसिपल से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा एरोप्लेन का जो ऊपर वाला फेस होता है ना, वो ऊपर वाला फेस को कर्व्ड क्यों बनाया जाता है, ठीक है। रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे हमारा रीज़न क्या है कि अगर हम लोग ये बोलते हैं कि प्रेशर इंटू 1/2 इंटू रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, अगर ये हमारा कांस्टेंट होता है, अगर ये हमारा कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग इस वेलोसिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है, वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए प्रेशर को घटना पड़ेगा, राइट। तो वेलोसिटी बढ़ा दिया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो ऊपर में जो सरफेस कर्व है ये क्या करता है, एयर के वेलोसिटी को बढ़ा देगा। यहाँ पे एयर का वेलोसिटी क्या है, कम है। सो दिस इज सपोज वेलोसिटी v1, दिस इज सपोज वेलोसिटी v2, तो v1 इज मोर देन v2। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर जो होगा वो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं P1, यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं P2। तो अगर V1 का वैल्यू V2 से ज़्यादा है, मतलब कि P1 का वैल्यू जो होगा वो P2 से कम होगा, तो नीचे का प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा अगर है तो नेट प्रेशर किधर लगेगा, सर ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि नीचे वाला प्रेशर ऊपर वाले से ज़्यादा है। तो अगर नेट प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है मतलब कि नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा, और इसी रीज़न की वजह से हमारा एरोप्लेन हम आसमान में एक कांस्टेंट हाइट मेंटेन करके उड़ सकता है, राइट। और ये एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से समझना, अच्छे से नोट करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो हमारा ये 3rd चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट है, मतलब कि फ्लूइड्स हमने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग सॉलिड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो कोई भी डाउट हो, फिर बता रहा हूँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।